नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भोपाल के सत्या मेडिटेशन एंड रेकी सेंटर के एक वर्कशॉप से जुड़े कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख हैं। ये सभी इस बात पे फोकस करते हैं कि हम अपनी सोच और अपने नज़रिए को कैसे बदल सकते हैं। तो आज हमारी पड़ताल का जो मिशन है वो ये समझना है कि एक पॉजिटिव सोच बनाने के लिए ये स्रोत क्या प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। मतलब कोई किताबी बातें नहीं बल्कि असली अभ्यास। और इसकी शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से होती है, आप तितली हैं या गुबरेला? हम्म ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इन सारे स्रोतों का जो सार है वो इसी एक रूपक में एक तरह से छिपा हुआ है। तो हम इसी से शुरू करेंगे, फिर दिमाग को दोबारा ट्रेन करने की कुछ तकनीकों को समझेंगे, शुक्रिया अदा करने की ताकत को जानेंगे और फिर देखेंगे कि उम्मीद और जिज्ञासा हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत कैसे देते हैं। चलिए, तो फिर इस तितली और गुबरेले की गुत्थी को सुलझाते हैं। स्रोतों में एक बहुत सीधी सी कहानी दी गई है। एक बगीचा है और उसमें एक तितली और एक गुबरेला दोनों जाते हैं। तितली का स्वभाव है कि वो हमेशा फूलों का रस खोजती है। अगर पूरे बगीचे में सिर्फ एक ही फूल हो तो भी उसकी नजर उसी फूल पर जाएगी। और दूसरी तरफ है गुबरैला। उसका स्वभाव है गोबर खोजना। अब चाहे पूरा का पूरा बगीचा सुंदर फूलों से ही क्यों ना भरा हो, वो कहीं ना कहीं से गोबर का ढेर ढूंढ ही लेगा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि बगीचा एक ही है, बगीचा एक ही है, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग है। मतलब जीवन उस बगीचे की तरह है जिसमें फूल भी हैं और गोबर भी। अच्छी चीजें भी है और बुरी भी। और ये हम पर है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें भगवान से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल ही ना आए, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। हाँ वो तो नामुमकिन है। इसके बजाय हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मुश्किलों में भी आनंद खोजने की समझ मिल जाए। ये नज़रिए में एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव है। कष्ट से भागना नहीं, बल्कि कष्ट की अवस्था को आनंद में बदलना। और ये सिर्फ सही नज़रिए से ही हो सकता है। पर यहाँ एक मुश्किल है। एक स्रोत में दावा किया गया है कि हमारे दिमाग का 90% हिस्सा गुबरैले की तरह ही सोचता है और हमारे दिमाग में आने वाले 80% विचार नेचुरली नेगेटिव होते हैं। ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम्म ये आंकड़ा शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान ठोस है। इसे नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता का झुकाव कहते हैं। आप सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए क्या ज्यादा जरूरी था, एक सुंदर फूल को याद रखना या ये याद रखना कि किस झाड़ी के पीछे शेर छिपा हो सकता है? जाहिर है शेर को याद रखना, वरना वो जिंदा ही नहीं बचते। सही बात। तो खतरों पर ध्यान देना हमारे डीएनए में है ताकि हम जिंदा रह सकें। हमारा दिमाग खराब खबरों और बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए ही बना है। और इसीलिए इन स्रोतों में सकारात्मक सोच को एक भावना नहीं, बल्कि एक स्किल या कौशल कहा गया है। एक स्किल? हाँ, एक कौशल। ये अपने आप नहीं आती, इसे मेहनत करके सीखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखते हैं। तो फिर इस स्किल को सीखते कैसे हैं? दिमाग की इस पुरानी वायरिंग को बदलने के लिए क्या कोई ठोस तरीका बताया गया है? हाँ, और इसकी शुरुआत होती है स्पेशल अफर्मेशन से, यानी कुछ सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना। स्रोत करते हैं कि इन्हें कम से कम 21 बार दोहराना चाहिए। जैसे, मैं एक सुंदर तितली हूं, या मैं हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल देता हूं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना या एक तरह से झूठ बोलना नहीं है? अगर कोई अंदर से बहुत परेशान है, तो सिर्फ ये बोलने से कि मैं एक सुंदर तितली हूँ, वो तितली कैसे बन जाएगा? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? सवाल बहुत अच्छा है और ये बनावटी लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसका मकसद जादू करना नहीं है, बल्कि दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। हमारा चेतन मन शायद इसे ना माने, लेकिन जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है। हम्म। ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही अफर्मेशन दोहराने से दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, मतलब नए रास्ते बनते हैं। सोच का एक नया पैटर्न बनना शुरू होता है। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल जिम है। ठीक है, ये तो हुआ पहला कदम। इसके आगे क्या? इसके आगे आता है दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल अभ्यास, अपने नकारात्मक वाक्यों को जानबूझकर सकारात्मक वाक्यों में बदलना। स्रोतों में रोजमर्रा की नेगेटिव सोच की एक लंबी लिस्ट दी गई है। जैसे कोई सोचता है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ, ये बातें तो बहुत से लोगों के मन में आती हैं। बिल्कुल। तो इन्हें बदलने का तरीका है
उन विचारों को चुनौती देना और उन्हें दोबारा लिखना। मान लीजिए किसी के मन में विचार आता है, मेरे शहर में मौके बहुत कम है। ये एक समस्या है, अब इसे बदलना है। स्रोत कहते हैं कि इसे ऐसे लिखें, मेरे शहर में मौके कम हैं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में मौके हर जगह हैं। लेकिन अगर किसी का बिजनेस सच में अच्छा नहीं चल रहा, तो सिर्फ ये कहने से कि ऑनलाइन अवसर हैं, क्या हकीकत बदल जाएगी? कहीं हम अपनी असलियत से मुंह तो नहीं मोड़ रहे? इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी तो कह सकते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका मकसद असलियत से भागना बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने ये नहीं कहा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो झूठ होता। सही बात है। हमने कहा शहर में मौके कम हैं, लेकिन ऑनलाइन मौके हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच को समस्या पर अटकाने के बजाय समाधान की तरफ मोड़ रहे हैं। हम अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि यहां रास्ता बंद है, तो चलो दूसरा रास्ता खोजते हैं। ये बंद दरवाजे को घूरते रहने के बजाय नई खिड़कियां तलाशने जैसा है। समझ गई। तो ये प्रॉब्लम को अनदेखा करना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम के आगे लेकिन लगाकर एक संभावना जोड़ना है। ये अभ्यास स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, पैसा, इन चारों मुख्य क्षेत्रों पर करने की सलाह दी गई है। मतलब अपनी असली समस्याएं लिखो और फिर उन्हें संभावनाओं में बदलो। बिल्कुल। और स्रोत एक जरूरी सलाह देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वाक्यों को एक साथ एक ही पन्ने पर न लिखें। पहले एक डायरी में सिर्फ अपनी सारी नेगेटिव बातें लिखें, फिर उससे बंद कर दें, और फिर दूसरी डायरी में सिर्फ पॉजिटिव यानी संभावनाओं वाले वाक्य लिखें, ताकि आपका दिमाग पुरानी सोच में वापस ना जाए। ठीक है, तो एक बार जब हम अपने विचारों को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ मोड़ने लगते हैं, तो अगला तार्किक कदम क्या है? इन सोर्सेस के हिसाब से अगला कदम उन चीजों को देखना है जो हमारे पास पहले से ही हैं, जिनके लिए हमें किसी संभावना को खोजना नहीं है। यहीं से कृतज्ञता या थैंक्सगिविंग एंड प्रेज का अभ्यास शुरू होता है। इसके लिए भी कुछ अभ्यास बताए गए हैं। पहला है 21 ऐसे लोगों को धन्यवाद देना जिनसे आपको कुछ मिला है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, जिसमें कोई अपने पिता को धन्यवाद देता है। वो लिखता है कि उसके पिता का कठोर व्यवहार और दबाव ही उसकी सफलता का कारण बना। ये तो बहुत मुश्किल होगा, किसी के बुरे बर्ताव में अच्छाई ढूंढना। मुश्किल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये अभ्यास सिर्फ अच्छी चीजों को याद करने के बारे में नहीं है, ये अपने अतीत को एक नई नजर से देखने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अतीत के शिकार नहीं रह जाते, आप अपनी कहानी को बदल देते हैं। अपनी कहानी को बदल देते हैं। हाँ, आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ बुरा हुआ, बल्कि आप कहते हैं कि उस बुरे अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया। आप अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं, विक्टिम नहीं। ये अपने हाथ में अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने जैसा है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। और दूसरा अभ्यास है 21 वस्तुओं को धन्यवाद देना, जैसे मोबाइल फोन, कार, लैपटॉप। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, बेजान चीजों को धन्यवाद देना? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब आप लिखते हैं थैंक यू मेरे मोबाइल, तुम्हारी वजह से मेरे कई काम आसान हो गए, तो आप असल में उन संसाधनों को पहचान रहे हैं जो आपके पास हैं। अच्छा। स्रोत इसे कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी अपनी नियमतें गिनो। अक्सर जब हम चिंता में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी ताकतें और साधन हैं। ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास मदद के लिए पूरी सेना खड़ी है। हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा ज्ञान और ये छोटी छोटी चीजें भी। सही बात है। जब हम अपनी नियामतें गिनते हैं तो हमें एक तरह की ताकत और उम्मीद महसूस होती है। बिल्कुल, और उम्मीद की ये ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसे समझाने के लिए इन सोर्सेज में एक हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट बताया गया है, जिसे द होप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हाँ, ये कहानी तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। 1950 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने एक चूहे को पानी से भरे एक जार में डाल दिया। बेचारा चूहा बचने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन करीब 15 मिनट बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो डूबने लगा। लेकिन ठीक डूबने से पहले वैज्ञानिकों ने उसे बाहर निकाल लिया, सुखाया और उसे आराम करने दिया। उसे बचा लिया गया। और फिर अगले दिन उन्होंने दोबारा वही किया, और ये सिलसिला 3 महीने तक हर दिन चलता रहा। हर बार चूहे को डूबने से ठीक पहले बचा लिया जाता था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में वो बच जाएगा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो अविश्वसनीय लगता है। 3 महीने के बाद जब उस चूहे को फिर से पानी में डाला गया,
तो आपको क्या लगता है वो कितनी देर तक तैरा होगा? शायद आधा घंटा, 1 घंटा। वो चूहा 15 मिनट के बजाय 60 घंटे तक तैरता रहा। 60 घंटे? ये तो नामुमकिन लगता है। मतलब सिर्फ बचाए जाने की उम्मीद ने उसकी शारीरिक क्षमता को 15 मिनट से 60 घंटे तक पहुंचा दिया। यही इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष था। स्रोत इसे संघर्ष की शक्ति कहते हैं। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हम सबके अंदर होती है, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता। उम्मीद सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और शायद शारीरिक संसाधन है। ये विश्वास कि मदद आएगी या हालात बदलेंगे हमारी सहन शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो कमाल की बात है। उम्मीद तो तब काम आती है जब हम मुश्किल में फंसे हों, पर जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, पूरी तरह नाकामयाब, तब क्या? तब तो उम्मीद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। और इस स्थिति के लिए स्रोत एक आखिरी और बहुत ही अनोखा तरीका बताते हैं, सवाल पूछकर सीखने की क्षमता विकसित करना। वो कहते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो निराश होने या खुद को कोसने के बजाय हमें बच्चों की तरह जिज्ञासु बन जाना चाहिए। बच्चों की तरह? हाँ, बच्चे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। आसमान नीला क्यों है, गाड़ी कैसे चलती है, और इसीलिए वो इतनी तेजी से सीखते हैं। तो इसके लिए अभ्यास क्या है? अभ्यास बहुत मजेदार है। पेन, सूरज, समोसा या पासपोर्ट जैसी 21 रोजमर्रा की चीजों की लिस्ट दी गई है और हर एक चीज के बारे में 10 सवाल लिखने हैं। जैसे पेन टॉपिक है तो सवाल हो सकते हैं, पहला पेन किसने बनाया होगा? पेन का स्याही के अलावा और किससे चल सकता है? अगर पेन ना होते तो दुनिया कैसी होती? पेन का लिखने के अलावा और क्या इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, इसका असफलता से क्या लेना देना है, आप पूछेंगी? हाँ, यही मैं सोच रही थी। ये दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका है। यह अभ्यास निराशा को जिज्ञासा में बदल देता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में फेल होती हैं तो आपका दिमाग या तो कहेगा मैं बेकार हूं, या फिर वो सवाल पूछेगा यहां क्या गड़बड़ हुई, मैं इससे क्या सीख सकती हूं, अगली बार इसे अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। जब आप सवाल पूछना शुरू करती हैं तो आप हार वाली मानसिकता से निकलकर सीखने वाली मानसिकता में आ जाती हैं। आप हालात का शिकार बनने के बजाय खुद एक खोज करने वाली बन जाती हैं। तो अगर मैं पूरी चर्चा को समेटूं तो एक पॉजिटिव नजरिया सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, यह असल में दिमाग को ट्रेन करने का एक सचेत और लगातार किया जाने वाला अभ्यास है। बिल्कुल, ये इस चुनाव से शुरू होता है कि हमें तितली बनना है या गुबरैला। ये समझना कि जीवन के बगीचे में फूल और गोबर दोनों हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है ये हमारी मर्जी है। फिर ये दिमाग की पुरानी वायरिंग को बदलने का एक कौशल बन जाता है। अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और उन्हें संभावनाओं में बदलना। उसके बाद जो हमारे पास पहले से है उसके लिए शुक्रिया अदा करके उस पॉजिटिव सोच को और मजबूत करना, अपनी ताकतों और नियामतों को पहचानना, और आखिर में उम्मीद और जिज्ञासा के जरिए मुश्किलों से लड़ने की अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना। ये समझना कि हमारे अंदर संघर्ष करने की अपार क्षमता है, जिसे सही माहौल मिलने पर बाहर लाया जा सकता है। इन सभी स्रोतों पर सोचने के बाद मेरे मन में एक आखिरी ख्याल आ रहा है। अगर बचाए जाने की एक छोटी सी उम्मीद एक चूहे की शारीरिक सहन शक्ति को 15 मिनट से 60 घंटे तक खींच सकती है, तो जरा सोचिए, हमारी अपनी उम्मीदें, हमारा अपना नजरिया और हमारे अपने विचार हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति के कितने बड़े और अनजान खजानों को खोल सकते हैं।